हेलो एवरीवन। हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को शुरू करा था एंड ये वीडियो सीरीज मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो लेक्चर के लिए हमने कई सारे सोर्सेज को इस्तेमाल करा है, जिसमें प्रोमिनेंट है हमारे लिए इग्नू, सतीश चंद्रा के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एनसीईआरटी एंड कई सारे बाकी सोर्सेज भी। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगे एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज की पीपीटी आपको हमारे इंस्टाग्राम बायो में अवेलेबल मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था अबाउट टर्क्स, उनका कन्वर्जन टू इस्लाम एंड किस तरीके से उनकी खासियत prominently in areas of military, administration, and more precisely उनके aggression, उनकी रीजन बिहाइंड द एग्रेशन, जिसमें हमने उनके हॉर्सेस के ब्रीड के बारे में बात की थी, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज के बारे में बात की थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो प्रेजेंटेशन है आपको बहुत अच्छे से समझने में मदद करेगी कि किस तरीके से जो टर्क्स थे once they became uh, once they after their conversion and किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे अपने पावर को मजबूत करा, obviously after changing political landscape, political structure in Arabian Peninsula, किस तरीके से यहाँ पे राइज होता है टर्क्स का एंड किस तरीके से फाइनली वो जो टर्क्स का राइज होता है वो इवेंचुअली इंडिया की तरफ अपने आप को देखने की शुरुआत करते हैं एंड एक पावर स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो द राइज ऑफ द गजनविड्स, अर्ली टर्किश एक्सपेंशन। टर्क्स मैंने आपको बताया था नोमैडिक ट्राइब्स थे जिनको कैलिफ्स लेकर जाते हैं एज अ मर्सनरी सोल्जर्स। देन वहां पे उनका कन्वर्शन होता है इस्लाम में एंड देन इवेंचुअली वो जाकर एसिमिलेट कर जाते हैं बिकॉज उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी होती है टू लर्न ईरानियन लैंग्वेज एंड उनके कल्चर को। इवेंचुअली दे बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर सोसाइटी, राइट। मैंने आपको ये भी बताया था कि उनकी एबिलिटीज थी प्राइमरीली इनकी मिलिट्री प्राउरेस, राइट, स्किल हॉर्समैन एंड उनकी एबिलिटी टू अडेप्ट थिंग्स वो बहुत ही अच्छी थी। those are one of these are some of the important reasons क्यों हम देखते हैं कि टर्क्स इतने पावरफुल बने। एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है और ये एक्सपेंशन जो टर्क्स के अंदर हुआ वो बहुत ही वास्ट एरिया को कवर करता है, फ्रॉम पर्शिया टू सेंट्रल एशिया एंड इवेंचुअली टू इंडिया। जो टर्क्स थे प्राइमरली गजनवीज, अगर हम देखें वन ऑफ द पावरफुल टर्किश डायनेस्टीज, वो 10th सेंचुरी एडी के आसपास में बहुत ज्यादा पावरफुल बनना शुरू करती है, राइट। गजनविद्स के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, महमूद ऑफ गजनी एंड इवेंचुअली महमूद ऑफ गौरी। दे आर नॉट फ्रॉम द सेम obviously गजनविद एम्पायर बट डेफिनेटली दे आर द नेबर्स एंड राइवल फैमिलीज, obviously राइवल डायनेस्टीज। तो इनके बारे में मैं सब्सिक्वेंटली आपको बताऊंगा, बट ये आपको पता है गजनविद्स थे टर्किश टर्क्स थे एंड इवेंचुअली दे बिकेम पावरफुल ग्रेजुअली एंड दे स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, राइट। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, इनका नाम है अल्प टिकिन एंड बाद में उनके सबुक टिगिन उनके बेटे आते हैं। एंड किस तरीके से अल्प टिगिन जो कि शुरुआती तौर पे सामनीद रूलर, जो कि ऑब्वियसली वन ऑफ द पावरफुल रूलर से मान जाते हैं, उनके जनरल हुआ करते थे। एंड जैसे सामनीद एम्पायर का सामनीद रूलरशिप का डिक्लाइन होता है, कोलैप्स होता है, जो अल्प टिगिन थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया एंड इवेंचुअली उन्होंने फाउंडेशन दी थी गजनवीद एम्पायर की, राइट। हिंदू शाहीज और उनके डिफेंस के बारे में समझना जरूरी है। हिंदू शाहीज बेसिकली अफगानिस्तान पंजाब के रीजन्स को कवर करते थे। उनका इनका जो एम्पायर था वो अफगानिस्तान पंजाब के रीजन को कवर अप करता था, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। इसमें हमारे पास कई सारे इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं जिसमें जयपाल अनंतपाल जैसे महान रूलर माने जाते हैं, राइट। इनका जो एक फ्रंटायर किंगडम होने की वजह से, सॉरी, बिकॉज ये फ्रंटायर रीजन पे थे, एकदम बाउंड्री टच होती थी इनकी गजनवीद एम्पायर के साथ। सो एज रिजल्ट क्या होता था, इनका कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट होता था। इनकी जो हिंदू शाहीज थी उनकी मिलिट्री एडवांसमेंट बहुत स्ट्रांग थी, दे वर आल्सो पावरफुल एंड ये कॉन्टिन्यूसली प्रिवेंट करते थे किसी भी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ गजनविद
गजनविद्स का, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। हिंदू शाहीज कॉन्टिन्यूसली अलायंसेज में आ रहे थे विद दैट ऑफ भाटी रूलर्स, ठीक है, खासकर मुल्तान के रीजन में। देन आमिर्स जो थे मुल्तान के रीजन के आसपास में, उनके साथ ही अलायंसेज में आ रहे थे, सो दैट वो गजनविद्स को प्रिवेंट कर सके कि अब और आगे ना बढ़ो, आप जहां तक हो वहीं तक रहो। एंड इसकी वजह से ही हमें देखने मिलता है कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट होते जा रहा था हिंदू शाहीज उनके अलायंसेस का गजनविद्स के साथ। हाउएवर गजनविद्स पावरफुल थे, टर्किश, मैंने आपको बताया, बिकॉज वो टर्क्स थे, उनका एक बहुत ही पावरफुल जोन था, स्पेशली मिलिट्री एरिया में उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो कॉन्टिन्यूसली फाइट करते थे एंड इवेंचुअली दे वर विक्टोरियस। बट उसके बावजूद हमें देखने को मिलता है कि हिंदू शाहीज ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया था, एंड दे वर स्टूड अगेंस्ट द गजनविद्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे वर वन ऑफ द फॉर्मिडेबल वॉल्स की तरफ देख सकते हो जिन्होंने प्रिवेंट करा था गजनविद्स को फर्दर आगे बढ़ने से। तो हम ये कह सकते हैं जो ये पूरा इंडियन रीजन था, सब कॉन्टिनेंट का रीजन था, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का रीजन था, जहाँ पे इनका एक कंट्रोल था, और ये ऑब्वियसली बाउंड्री टच करते थे, ये बैस्टन की तरह काम कर रहे थे। आपने कभी किले देखे होंगे, फोर्ट्स देखे होंगे, तो उनके बाहर में मजबूत पत्थरों के दीवार हुआ करते थे बड़े बड़े, जो मतलब प्रोटेक्टिव वॉल्स, राइट, सो दैट कि कोई भी एनिमी इजी वे में एक्सेस ना कर सके मेन फोर्ट्रेस के अंदर। तो वो ये जो हिंदू शाही थे वो वैसी बैस्टन्स की तरह काम कर रहे थे, राइट। सो ये हमें देखने को मिलता है। महमूद ऑफ गजनी का राइज, अगर हम महमूद के बारे में बात करें तो महमूद जो थे ऑफ गजनी, वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल मिलिट्री लीडर थे, एंड उन्होंने वो रूथलेस भी थे, बहुत ज्यादा रूथलेस, उनको ब्लडशेड करना पसंद था। इन्होंने ये थ्रोन में आए, इन्होंने पावर को कंट्रोल किया इन 999 एडी, एंड ये धीरे धीरे करते करते पावरफुल बने, और ज्यादा पावरफुल बने, एंड उन्होंने अपने एम्पायर को और उसके बियॉन्ड एक्सपैंड करने की कोशिश करी। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें ये भी देखने मिलता है, ना सिर्फ उन्होंने पावर को गेन करा, बट ऑल्सो उन्होंने ट्रेजरीज को लूटा, एंड इवेंचुअली अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया, पॉलिटिकली, मिलिटरली एंड इवन इकोनॉमिकली, राइट। अगर हम इनके रेट्स की बात करें तो कई सारे रेट्स हुए विद इन द टाइम स्पेस की बात करें। अगर आप मिडिल इंडियन हिस्ट्री को समझते हैं तो कई बार हमें देखने मिलता है कि गजनी ने, महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया में रेड करा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेड्स की हम बात करें तो ऑब्वियसली हिंदू शाहीज के बाद हम सोमनाथ के रेड को देखते हैं, जहां पे उन्होंने बहुत प्लंडर करा, डिस्ट्रक्शन क्रॉस करा। और ये बहुत ही कॉमन फीचर है कि जब भी ये आते थे, इन्होंने जब भी रेड करा, इन्होंने डिस्ट्रॉय करा एवरीथिंग, हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करा। इन्होंने हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा, इन्होंने घरों को लूटा, इन्होंने ब्लडशेड क्रिएट किए। सो ये चीजें बहुत नॉर्मल थी इनके लिए, एंड ये हमें देखने को मिलती है। अगर हम धीरे धीरे देखा जाए तो इन्होंने किन किन एरियाज पे, मेन एरिया पे फोकस करा था, वो था लाहौर, मुल्तान और वाहिद, राइट। हिंदू शाही डायनेस्टी, मैंने बताया जयपाल देन अनंतपाल, कॉन्टिन्यूसली इनके साथ कंफ्लिक्ट में आ रहे थे। महमूद के साथ ये अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस की तरह काम कर रहे थे कि हम आपको आगे बढ़ने देंगे नहीं, बट इवेंचुअली हारते हैं अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाने के बावजूद। लास्ट जो हिंदू शाही रूलर थे त्रिलोचन पाल, उनकी भी मृत्यु महमूद से लड़ाई के दौरान ही हुई, 1026 के आसपास में। और इस तरीके से हिंदू शाही का एक डिक्लाइन हो जाता है। गजनविद्स की बात करें, एडवांस गजनविद एडवांस एंड इट्स इम्पैक्ट, तो उसमें दो चीजें समझना जरूरी है, एक मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, सेकेंड इनका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जब मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझना, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट पे ये देख रहे हैं कि उन्होंने डिस्ट्रक्शन कॉज करा, उन्होंने प्लंडर करा, लूट करा, बट हमें ये भी हिस्ट्री ये समझाती है कि क्योंकि वो मिलिट्रली बहुत ज्यादा अपने आप को एक एलिट एरिया पे रखते थे, क्योंकि इनका जो स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका था, तौर तरीका था, वो बहुत ही एडवांस था। साथ ही साथ ये चीजों को बहुत वेल प्लान रखते थे। इनके पास एक और एडवांटेज था, इनके रिसोर्सेज का बेस, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। नॉट ओनली दिस, इनके जो हॉर्सेस की ब्रीड थी वो भी बहुत सुपीरियर हुआ करती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने कई सारे तरीके के चीजों को अपने वॉर्स के दौरान एड ऑन किया, जिसमें बो एंड एरो हुआ करते थे, लैंसर्स हुआ करते थे, स्वॉर्ड्स हुआ करते थे, इवन एलिफेंट्स हुआ करते थे। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं देखोगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम
ट्वेल्थ सेंचुरी 11th सेंचुरी की बात करें तो किस तरीके से इन सारी चीजों की मदद से आप ये समझिए कि इन कंपैरेटिव सेंस ये ज्यादा एडवांस थे, राइट। इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन लैंड सब कॉन्टिनेंट पे कि यहाँ का पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर गया, यहाँ का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम ही चेंज कर गया। हिंदू साइज डिक्लाइन कर जाते हैं त्रिलोचन पाल, एंड देन एक नया ही चैप्टर शुरू हो जाता है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर में, जहाँ पे एक नया किंगडम, एक नया एम्पायर स्टैब्लिश करना शुरू करता है। एंड अगर आपने थर्ड वॉर ऑफ बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सुना होगा, तो आपको ये चीज इस चीज की बिल्कुल रियलाइजेशन 1761 के आसपास में, तो आपको ये चीज की बिल्कुल रियलाइजेशन होगी कि जब आपके आदिल शाह आते हैं तो उन्होंने पंजाब को अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इवन कश्मीर को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझ अपने अपना ही एक अंग मानते थे वो। तो इनकी फैसिनेशन जो पंजाब को लेकर थी वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें देखने को मिलती है, राइट। लेगेसी क्या है? लेगेसी इंपॉर्टेंट है समझना। मिलिट्री एबिलिटीज मैंने बताया आपको कि जिन जिन चीजों को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। अब आप इस चीज को समझिए कि ठीक है, एक पॉइंट पे लड़ाइयाँ हो रही है, बट जो आइडियाज उनके पास थी वो आइडियाज अब इंडिया में भी आ रही थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आती, लोग उस चीज को समझ रहे थे, देख रहे थे and उनको उसको अडाप्ट भी कर रहे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट था, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था। आप एक पॉइंट पे देख रहे हैं कि हमने मिलिट्री स्ट्रेटेजीज को अपनाया, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम आर्ट, लिटरेचर एंड बाकी चीजें जो है उसको भी उसको भी एज अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज हम देख रहे हैं, जहाँ पे चीजें मिल रही हैं। उनका कल्चर हमारे पास आ रहा है, हमारा कल्चर उनके पास जा रहा है, और इस तरीके से फ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो ये समझने की जरूरत है कि इन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रखा। ट्रेड को इन्होंने प्रमोट करा, कॉमर्स को इन्होंने प्रमोट किया, एंड एज ए रिजल्ट हमें ये भी देखने मिलता है कि रोड्स, ट्रेड रूट्स, इनका बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ, इसमें इन्वेस्टमेंट किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। ये डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है, राइट। गजनविज का भी डिक्लाइन होता है, उसके पीछे ऑब्वियसली कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। इंटरनल स्ट्राइफ होना बहुत कॉमन है, क्योंकि जैसे जैसे पावर राइज होना शुरू करता है, जितने भी नोबल्स होते हैं, जितने पावरफुल चिफ्टन्स होते हैं, इवन दे वांट टू बी द लीडर, लाइक वो लीडर बनना चाहते हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप देख सकते हो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगी। रिसोर्सेज आपका ड्रेन हो रहे हैं, मैन पावर का लॉस हो रहा है, एंड देन आपके एम्बिशियस पॉलिटिकल चिफ्टन्स आ रहे हैं जो अपने आप को एक लीडर की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, सो दैट कि दे बिकम द सोल पावर सेंटर। अब इस तरीके से समझ सकते हो। अब क्योंकि वो वीक होते जा रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन आपको अंदर ही अंदर देखने मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल थ्रेट्स कोई भी आएंगे तो उसको वो संभाल नहीं पाएंगे। उसके बाद हमें देखने मिलता है क्योंकि चीजें कमजोर होते जा रही थी, हाथ से छूटते जा रही थी, तो वो एरिया जो कि ऑलरेडी इनकी कंट्रोल में थी वो भी लॉस होना शुरू होते हैं, इवेंचुअली गजनविज का डिक्लाइन होना शुरू होता है। ये देखने में मिलता है। इम्पैक्ट क्या हुआ पॉलिटिकल बेसिस पे हम देखें तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल लैंडस्केप पे कई सारे पपेट रूलर्स को भी स्टैब्लिश किया गया था। इवन हम देखें तो हिंदू शाहीज में भी बहुत बार कोशिश की गई थी, मैंने अनंत पाल के टाइम पे देखने मिला था। अनंत पाल के जो बेटे थे उनको भी जो महमूद थे उन्होंने एज अ पपेट रूलर की तरह स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी। ये हमें देखने मिलता है। कल्चरल एक्सचेंज हमें देखने मिलता है। सोशल चेंज अपने में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि इस्लाम को भी लेकर आ रहे हैं, और इस्लामाइजेशन का इस्लाम का जो एक इन्फ्लुएंस है हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और बढ़ते हुए देखने मिलता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख सकते हो कि सोशल चेंज भी हो रहा है, जहाँ पे आपकी हिंदू रूलशिप थी, एक हिंदुइज्म का एक इन्फ्लुएंस था, वहां पे इस्लाम का भी एक फैक्टर आ रहा है, एंड दोनों के बीच में एक फ्यूजन देखने मिल रहा है। कुछ चीजें साथ साथ चल रही है, कुछ चीजों में आपका एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं समाज में बदलाव हो रहा है। कोई लोग एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म के कुछ एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करे तो इस्लाम के भी कुछ एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करे, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ चीजों को डिनाई कर रहे, कुछ चीजों को डिनाई कर रहे दोनों साइड से। तो इस तरीके से कोई सोशल चेंज भी हमें देखने को मिलता है। सो फॉर दिस इज द एंड फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेक्चर आई वांट टू टेल यू दिस कि ये जो वीडियो सीरीज है आपको शॉर्ट वीडियो सीरीज पे आएगी, एंड आपको ये ब्रॉडर सेंस में समझने में मदद करेगी पूरे पैटर्न को कि किस तरीके से चीजें चेंज हो रही थी। एंड हिस्ट्री को आप सिर्फ वैसे नहीं देख सकते जो एकेडमिक बुक्स में, बल्कि आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डिफरेंट पैटर्न। जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, एट द सेम पॉइंट टाइम इंटरनेशनली क्या चीजें हो रही थी, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या रहा था, और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो रहा है वो भी समझना जरूरी है। तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से इस्लाम का एक
राइज हुआ इंडिया में, किस तरीके से इस्लामिक पावर्स का राइज हुआ, एंड इवेंचुअली किस तरीके से यूरोपियन पावर्स आती, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको इंटरनेशनली भी क्या चीजें हो रही थी, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में क्या चीजें हो रही थी, या दूसरे स्टेट किंगडम्स में क्या चीजें हो रही थी, उनको भी समझना जरूरी है। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको इन चीजों की क्लैरिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेक्चर, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपनी फीडबैक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशंस, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आए तो आपको सबसे पहले पता चले। इस वीडियो लेक्चर की पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम बायो में अवेलेबल है। पढ़ते रहिए। जय हिंद।